स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रोसीड करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि देयर आर ओनली 17 essential element which are necessarily required for the normal growth and development of the plant. These 17 essential element has been classified into two major categories, macronutrients and the micronutrient. Macronutrients are required by the plant relatively in higher concentration, that is more than 10 millimole per kg of dry weight, whereas the micronutrient, which are also called as trace element, are required in less than 10 millimole per kg of the dry weight. Now we are going to discuss that how these mineral elements when enter in the plant form different type of component. प्लांट जब इन मिनरल्स को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेगा, जाइलम के थ्रू ये मिनरल कंडक्ट होंगे लीफ तक, ब्रांचेस में, फ्रूट्स, फ्लावर में, स्टेम के अंदर, तो ये मिनरल न्यूट्रिशन अपने सिंक पर, सिंक यानी कि वो पॉइंट जहां पर मिनरल को पहुंचना होता है, सिंक पर जाने के बाद मिनरल्स क्या रोल परफॉर्म करेंगे, हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब मिनरल अपने सिंक पर पहुंच जाते हैं तो अलग अलग टाइप के बायोमोलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं। मिनरल्स को इस बेसिस पर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। द फर्स्ट कैटेगरी इज बायोमोलिक्यूल। तो देखिए ये एनसीईआरटी बुक का ही कॉपी है। इसेंशियल एलिमेंट्स एज अ कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल, यानी जब इसेंशियल एलिमेंट प्लांट के अंदर एंटर होंगे तो दैट विल फॉर्म द different kinds of biomolecule, and you know that what are biomolecule? The carbohydrate, protein, fat, vitamins. For example हम यहाँ पे लेते हैं carbohydrate. You know the general formula of carbohydrate, it is a hydrate of carbon, CH2O by N. It is a old but general formula of the carbohydrate. तो जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लांट में इंटर हुए हैं वो बायोमोलिक्यूल का पार्ट बन जाते हैं। अमाइनो एसिड इज आल्सो बायोमोलिक्यूल विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एज वेल एज नाइट्रोजन। सो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बिकम द कंपोनेंट्स ऑफ द बायोमोलिक्यूल। कुछ इसेंशियल एलिमेंट ऐसे हैं जो प्लांट में इंटर होने के बाद एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, यू नो दैट एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड दिस एटीपी कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एज वेल एज phosphorus, okay, because 3 phosphate groups are present in the ATP. And secondly, chlorophyll molecule. Chlorophyll एक्ट एज अ एनर्जी कन्वर्टिंग मॉलिक्यूल। यहां पे लिखा है एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, यानी सिर्फ एटीपी नहीं बल्कि एटीपी के अलावा कुछ ऐसे कंपोनेंट भी हम यहां पे शामिल कर सकते हैं जिनका रिलेशन एनर्जी से है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दैट्स व्हाई क्लोरोफिल आल्सो एक्ट एज अ एनर्जी रिलेटेड मॉलिक्यूल। द कोर एलिमेंट ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज अ मैग्नीशियम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में भी डिटेल में हमने देखा कि काइट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पोर्फायरिन हेड एंड दिस इज टेल। सो एट द सेंटर ऑफ द पोर्फायरिन हेड मैग्नीशियम एलिमेंट इज प्रेजेंट which hold the 4 nitrogen from each pyrrole ring. These pyrrole ring are present at the corner, like these are the pyrrole rings. Okay. Third thing or third category, the essential element when enter inside the plant, they may act as a enzyme activator or enzyme inhibitor. इनऑर्गेनिक एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं और कुछ एंजाइम को इनहिबिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है, जैसा कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम डाइवेलेंट is activator of 2 important enzyme. The first enzyme is Rubisco. You know that this Rubisco is ribulose 1,5 bisphosphate carboxylase oxygenase
It performs carboxylation reaction in C3 plant when concentration of carbon dioxide is higher in the atmosphere, more than 50 parts per million. But when the concentration of carbon dioxide decreases in the atmosphere less than 50 parts per million, then Rubisco act as oxygenase in same C3 plant. It will absorb the oxygen gas from the atmosphere and added into the RUBP. So this Rubisco enzyme, which is most abundant protein on the biosphere, is activated by magnesium divalent. Secondly, when we are studying about the C4 plant, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में C4 प्लांट भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था. तो C4 प्लांट आर मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू C3 बिकॉज इन द मेसोफिल सेल ऑफ द C4 प्लांट्स specific enzyme is present which is called as phosphoenol pyruvate carboxylase. शॉर्टकट में हमने उसको नाम दिया था PEPcase. Okay, so this enzyme is more efficient as compared to Rubisco because it can absorb the carbon dioxide from atmosphere even if carbon dioxide is present less than 50 ppm. Okay, and this enzyme add the carbon dioxide into oxaloacetic acid. So this is first example. So magnesium divalent act as an activator of enzyme in these two cases. Second, zinc. Zinc is an activator of alcohol dehydrogenase. This is the zinc divalent. Zinc is an activator of alcoholic dehydrogenase enzyme. And third example here is molybdenum. So molybdenum activates the nitrogenase enzyme at the time of nitrogen fixation. So third example is here, molybdenum nitrogenase during nitrogen fixation, nitrogen reduction or nitrogen metabolism. Okay. Fourth and last category, there are some essential elements which play an important role in osmotic change of the cell. देखिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में हमने देखा था कि अगर किसी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहा तो वो वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है. वाटर वैक्यूल में एंटर होगा जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर बढ़ेगा. टर्गर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से सेल का साइज एक्सपांड हो सकता है. सो दिस पोटेशियम आयन, यहां पे लाइन लिखी हुई है, सम एसेंशियल एलिमेंट कैन अल्टर मींस चेंज the osmotic potential of the cell. Okay, so potassium ion play an important role over here. So potassium change the osmotic pressure of the guard cell. Guard cells are the component of stomata. So when both guard cell become flaccid, then stomata get closed. When both guard cell get turgid of the water, then stomatal pore get open. So opening and closing of the stomata depends on the concentration of potassium ion. So essential elements are classified into these four type of categories. Next thing, role of macro and micronutrient. जब ये एलिमेंट्स प्लांट में इंट्रोड्यूस होते हैं तो इनका फंक्शन क्या होता है, उस फंक्शन को कहते हैं रोल. So these essential elements perform several important functions. For example, they change the permeability of cell membrane. So here is written, permeability of cell membrane is changed by the essential element for entry and exit of the molecules across itself. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल के अंदर अगर किसी भी मॉलिक्यूल को इंटर होना है तो उसके लिए अलग अलग मैकेनिज्म्स है. सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इन तीनों मैकेनिज्म के लिए मेम्ब्रेन के परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल इंटर होगा या नहीं होगा. सो परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इज स्पेशली मेंटेन बाय कैल्शियम डाइवैलेंट. ये आपको ध्यान में रखना है कि मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी कौन मेंटेन करेगा, कैल्शियम डाइवैलेंट. और कैल्शियम की वजह से मॉलिक्यूल सेल के अंदर भी आ सकते हैं और सेल से बाहर भी जा सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन टू मेंटेन द सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी.
मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सैप। जैसा कि हमने अभी देखा कि पोटेशियम आयन ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं। इसी के बाद और एक पॉइंट है कि अगर वैक्यूल में इनऑर्गेनिक एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब ये कि सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और जितना ज्यादा सोल्यूट रहेगा उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, सेल वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। ठीक है। सम इनऑर्गेनिक एलिमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेनली साइटोक्रोम से बना हुआ होता है, एंड साइटोक्रोम आर मेड अप ऑफ आयरन एंड सल्फर टाइप ऑफ प्रोटीन्स। तो आयरन सल्फर क्या बनाते हैं? साइटोक्रोम मीन्स कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बफरिंग एक्शन, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, अभी हमने एग्जांपल देखा मैग्नीशियम, जिंक और मोलिब्डेनम का, एंड एक्ट एज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल एंड कोएंजाइम। मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में भी हमने स्टडी किया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इनऑर्गेनिक एलिमेंट से ही बने हुए होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर। सम इनऑर्गेनिक एलिमेंट एक्ट एज अ कोएंजाइम। कोएंजाइम ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है जो प्रोटीन को अटैच होगा और एंजाइम को एक्टिवेट करेगा ताकि एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन परफॉर्म कर सके। ओके, अब यहां पे एक एक करके हर एलिमेंट का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। देखिए, हमने कल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की स्टडी किया, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब एलिमेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, क्योंकि प्लांट इन एलिमेंट को 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में एब्जॉर्ब कर लेता है। इनमें देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है नाइट्रोजन का। ओके, सो नाइट्रोजन is essential macronutrient which is absorbed in maximum quantity. So this essential nutrient element required by plant in greatest amount. आपके एनसीईआरटी बुक में भी इस पॉइंट को बहुत अच्छे से हाईलाइट कीजिएगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में नाइट्रोजन ग्रेटेस्ट अमाउंट में एब्जॉर्ब होगा, और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आयरन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो मैक्रो नाइट्रोजन एंड माइक्रो आयरन, दो बातें ध्यान में रखनी है। नाउ वी आर डीलिंग विद द नाइट्रोजन। सो दिस नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम आयन फॉर्म में भी नाइट्रोजन को प्लांट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। दो सम आर ऑल्सो टेकन बाय एज अ नाइट्राइट और अमोनियम आयन। NO2 मतलब नाइट्राइट, ओके, NO3 मतलब नाइट्रेट, और NH4 पॉजिटिव इज अ अमोनियम आयन। तो प्लांट नाइट्रोजन को 3 फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। सबसे ज्यादा नाइट्रेट फॉर्म में यानी NO3, फिर उसके बाद नाइट्राइट और अमोनियम आयन। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। तो आपको याद रखना है कि 3 फॉर्म है नाइट्रोजन के जिनको प्लांट अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, वो यहां पर हमने हाईलाइट किया है, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनियम आयन। अब नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट प्लांट के कौन से पार्ट में, प्लांट के कौन से हिस्से में नाइट्रोजन की जरूरत होती है? सो नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, particularly dividing cells, that is meristematic tissues, shoot apical meristem and root apical meristem are highly dividing cell, and metabolically active cell। देखिए, मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब ऐसे सेल जिनमें मेटाबॉलिज्म फास्ट चलता है, जैसा लीफ के मेसोफिल सेल्स हैं। मेटाबॉलिज्म उस वक्त स्पीड में चलेगा जब एंजाइम्स एक्टिव मोड में रहेंगे, एंड एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, most of the enzyme are made up of protein. Protein is made up of amino acid. Amino acid contain the nitrogen. Okay, so metabolically active cells require the nitrogen. Nitrogen is one of the major constituent of protein. Nucleic acid, nucleic acid का monomer कौन होता है? Nucleotide. Nucleotide is made up of 3 component: nitrogen base, sugar
एंड फास्फोरस, तो नाइट्रोजन बेस तो आ ही गया ना, प्यूरिन और पायरिमिडिन के मेंबर्स, तो न्यूक्लिक एसिड में भी नाइट्रोजन होता है। विटामिन आर ऑल्सो मेड अप ऑफ नाइट्रोजन। विटामिन दो वर्ड से मिलके बना है, एक है वाइटल मींस नेसेसरी एंड सेकंड अमाइंस, नेसेसरी अमाइंस। वाइटल अमाइंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज विटामिन्स। ओके, तो अमाइंस नाम आ गया, मींस नाइट्रोजन इज नेसेसरीली प्रेजेंट। एंड सम हार्मोन्स लाइक साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन, इन हार्मोन्स के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट इज phosphorus. Phosphorus is absorbed by the plant from the soil. क्योंकि सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये पहले तीन इनऑर्गेनिक एलिमेंट ऐसे हैं जिनको प्लांट या तो वाटर फॉर्म में एब्जॉर्व करेगा या तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में एब्जॉर्व करेगा, बाकी सबके सब एलिमेंट सॉइल से ही एब्जॉर्व होते हैं। तो फास्फोरस आल्सो एब्जॉर्व फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। आपको क्या करना है कि आपके रजिस्टर पे तीन कॉलम्स करना है। पहले कॉलम में लिखना है नेम ऑफ एलिमेंट, जैसे पहले हमने देखा नाइट्रोजन। दूसरे कॉलम में हेडिंग लिखना है फॉर्म ऑफ एब्सॉर्प्शन, जिसमें आएगा नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। तीसरे कॉलम में लिखना है लोकेशन एंड फंक्शन, यानी नाइट्रोजन की जरूरत कहां पर है और नाइट्रोजन के काम क्या क्या है। ओके, फिर उसके बाद पहले कॉलम में सेकंड नंबर पर आप लिखेंगे फास्फोरस, फॉर्म ऑफ एब्सॉर्प्शन, लोकेशन एंड फंक्शन। ऐसे सभी एलिमेंट की आप लिस्ट तैयार कर लेंगे, चार्ट तैयार करेंगे। ये सबसे इजी मेथड होता है आपके नोट्स बनाने का, जो आप हमेशा यूज कर सकते हैं। इजीली आपको याद रहने में बहुत ज्यादा ये नोट्स मदद करेगी। ओके, तो फास्फोरस इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ फास्फेट आयंस। फास्फेट आयन का एग्जाम्पल भी यहां पे दिया है, PO4 निगेटिव, H2PO4 निगेटिव एंड HPO4 डाई निगेटिव। ये याद रखना है बहुत अच्छे से, इसको बार बार पढ़ना है, इसको रट लेना है अच्छी तरह से। नाउ फास्फोरस इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है बच्चों, ये लिपिड बाइलेयर से बनी है और फास्फोलिपिड इसमें प्रेजेंट होता है। मतलब कुछ लिपिड मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो फास्फोरस से बाइंडेड होते हैं। तो फास्फोलिपिड्स आर द कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो यहां पे वही है कि फास्फोरस इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सर्टेन प्रोटीन, कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो जिनमें फास्फोरस प्रेजेंट होता है। ऑल न्यूक्लिक एसिड, फिर से वही बात आएगी कि न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट है, नाइट्रोजन बेस्ड शुगर एंड फास्फोरिक एसिड H3PO4। तो फास्फोरस इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज अ मोनोमर required for all phosphorylation reaction. Phosphorylation reaction means ADP plus IP give rise to the ATP. This reaction is a phosphorylation reaction. तो सब जगह फास्फोरस नजर आता है। फास्फोरस, इनऑर्गेनिक फास्फोरस added into ADP to form the ATP molecule. Next मैक्रोन्यूट्रिएंट इज पोटेशियम आयन। अभी हमने 2 मिनट पहले देखा कि पोटेशियम आयन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर ऑस्मोटिक चेंज, स्पेशली इन केस ऑफ द गार्ड सेल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो दिस पोटेशियम इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ K+ आयन, पोटेशियम आयन। इन प्लांट दिस इज रिक्वायर्ड। देखिए पॉइंट ऑफ रिक्वायरमेंट कहां पर है पोटेशियम का, in more abundant quantities in the meristematic tissue, means dividing tissue, buds जहां से branches arise होगी, leaves which are metabolically active part, and root tips, leaves and root tips। root tips में कौन से सेल रहेंगे, फिर से meristematic सेल, मतलब dividing सेल। potassium help to maintain anion cation balance। ये फंक्शन एक और मर्तबा आएगा क्लोरीन आयन में। तो क्लोरीन और पोटेशियम ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो एनायन कैटायन बैलेंस को मेंटेन करते हैं इन सेल एंड इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस।
ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है, इसको डबल अंडरलाइन कर देता हूं। प्रोटीन सिंथेसिस में पोटेशियम आयन का रोल होता है। ये क्वेश्चन पूछता, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड पे क्वेश्चन आता है इसमें से, इसीलिए मैं डायरेक्ट मतलब बुक में से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आप भी अपने बुक में हाईलाइट करते जाएं और इसके बाकायदा टेब्यूलेटेड फॉर्म में नोट्स बनाएं। तो पोटेशियम आयन हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखिए वही बात वापस रिपीट हो गई कि गार्ड सेल का ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करेगा पोटेशियम आयन, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होगा एट द टाइम ऑफ डे एंड क्लोज एट द टाइम ऑफ नाइट। ओके, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनको पोटेशियम आयन एक्टिवेट करता है। मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ द सेल, ये वही पॉइंट है फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट इज कैल्शियम। कैल्शियम का एक रोल हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। सो नेक्स्ट इज कैल्शियम। Plant absorb calcium from the soil in the form of calcium ion, Ca divalent. So this is the form of calcium which is absorbed. Okay, calcium is required by meristematic cell and differentiating tissue. Differentiating tissue कैसे कहते हैं? मान लीजिए कि this is meristematic cell, that is dividing cell. This meristematic cell get divided into two daughter cell, cell number A and cell number B. Cell number A retain the ability of meristem, means it again perform the cell division, mitosis, but cell number B lose the ability of division and want to perform a particular type of function. So the cell which lose the ability of division is called as permanent cell, also called as differentiating cell. So this differentiation require the calcium ion. Okay, next thing, during cell division its use in the synthesis of cell wall. जब प्लांट का सेल डिवीजन होता है, जब प्लांट सेल का माइटोसिस होता है, तो देखिए साइटोप्लाज्मिक डिवीजन तो हो जाएगा, लेकिन सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए सेल प्लेट लगेगी जो फ्रेगमोप्लास्ट प्रोवाइड करके देगा। ओके, तो दिस कैल्शियम इज नेसेसरी रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल, particularly as a calcium pectate. What is calcium pectate? Calcium pectate is a component of middle lamella. Middle lamella. देखिए मिडिल लेमेला क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज फर्स्ट प्लांट सेल एंड दिस इज सेकेंड प्लांट सेल। दोनों प्लांट सेल के दरमियान यहां पर प्रेजेंट होता है मिडिल लेमेला, which is made up of calcium and magnesium pectate. Point number 1. Point number 2, दोनों सेल्स के बीच में जो पाथवे रहेगा, कॉमन रास्ता रहेगा, इसे कहा जाएगा plasmodesmata. तो plasmodesmata is a common connections between the two adjacent plant cell through which material can be exchanged between these two cells, and middle lamella is present between the two adjacent cells as a lubricating material. It is made up of, that is middle lamella is made up of calcium and magnesium pectate. Okay, next ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है calcium pectate in the middle lamella. It is also needed during the formation of mitotic spindle. जब माइटोसिस होता है तो उस वक्त क्रोमोसोम्स को होल्ड करने के लिए स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, एंड दिस स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम डाइवेलेंट। तो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये सब के सब, एंड दिस स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप बाय कैल्शियम डाइवेलेंट। तो मिडिल लैमेला अपने जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उन्हें माइटोटिक स्पिंडल भी कह सकते हैं। इट अक्यूमुलेट इन ओल्डर लीव्स। कैल्शियम ओल्डर लीव्स में इस तरह से अक्यूमुलेट हो जाएंगे कि वो दूसरे न्यू पार्ट में यंग लीफ में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में हमने देखा कि कुछ एलिमेंट रीमोबालाइज होते हैं जब लीफ सेनेसेंस करता है,
तो कुछ एलिमेंट न्यू यंग पार्ट में माइग्रेट कर जाते हैं और कुछ एलिमेंट इमोबलाइज होते हैं जो मूवमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे. कैल्शियम इज एग्जांपल ऑफ इमोबलाइज एलिमेंट. ओके, इट इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये पहले हमने देख चुके हैं. इट एक्टिवेट्स सर्टेन एंजाइम्स and play an important role in regulating metabolic activities. Next is magnesium divalent ion. Magnesium is a core element in chlorophyll molecules. Okay, this magnesium in the plant form absorb in the form of magnesium divalent. This is the form of absorption. It activates enzymes of respiration, enzymes for photosynthesis. जैसे अभी हमने देखा कि पेपकेस एंजाइम या रूबिस्को एंजाइम आर एक्टिवेटेड बाय द मैग्नीशियम डाइवेलेंट, इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए. सिंथेसिस ऑफ डीएनए मींस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन. ओके, और एक पॉइंट यहां पर एक्सप्लेन करना है. एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन, व्हेन टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम गेट ज्वाइन विथ ईच अदर by holding the mRNA chain, the joining of two subunit of ribosome is taking place only in presence of magnesium divalent. So magnesium divalent is required not only for synthesis of DNA and RNA, but it is also required in protein synthesis for joining the two subunit of ribosome. So magnesium is a constituent of ring structure of the chlorophyll. रिंग के सेंटर में रहेगा. हेल्प टू मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर, ये आ गया है वही पॉइंट. राइबोसोम स्ट्रक्चर इज मेंटेन बाय द मैग्नीशियम डाइवेलेंट. नेक्स्ट एलिमेंट इज सल्फर. सो दिस सल्फर, पहले ये देखना है हमको कि सल्फर को प्लांट कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है. ओके, तो सल्फर इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन like this. Sulfur is present in two amino acids, cysteine and methionine. ये बच्चों बहुत अच्छे से याद रखना है. बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी मैं एक बार डिटेल में आपको बताऊंगा कि दो अमाइनो एसिड सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं, एंड दीज आर द सिस्टीन एंड मिथियोनिन, एंड इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स, विटामिन. हाँ, ये इसमें सबसे ज्यादा अहम पॉइंट है. थायमिन, बायोटीन एंड कोएंजाइम ए. थायमिन, बायोटीन and coenzyme A are made up of sulfur, or they are the sulfur containing vitamins. Ferredoxin, which is iron containing red protein, जिसको हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में स्टडी करते हैं. दिस फेरोटेक्सिन also contain the sulfur. Now next is iron, which is a micronutrient. माइक्रो, और जैसा मैं आपको बताया था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट का कैटेगरी में प्लांट सबसे ज्यादा आयरन को एब्जॉर्ब करता है. सो दिस आयरन हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड सेवरल अदर फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सो प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? Fe3. ओके, फेरिक आयन फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा. इट इज रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट. बाकी के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनके मुकाबले में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आयरन की होती है, इसलिए प्लांट सबसे ज्यादा आयरन को ही एब्जॉर्ब करता है. इट इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक फेरेटॉक्सिन. तो देखिए फिर से फेरेटॉक्सिन का नाम आ गया. पहले सल्फर में भी फेरेटॉक्सिन था और आयरन में भी फेरेटॉक्सिन, यानी फेरेटॉक्सिन में आयरन भी होता है, सल्फर भी होता है, ये ध्यान में रखना आपको. ओके, साइटोक्रोम्स आर मेड अप ऑफ आयरन एंड सल्फर. रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म Fe डाई पॉजिटिव, Fe ट्राई पॉजिटिव. जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, ये सिक्वेंशियल अरेंजमेंट है साइटोक्रोम्स का. इलेक्ट्रॉन जब किसी भी साइटोक्रोम के पास आता है तो साइटोक्रोम ऑलरेडी Fe ट्राई पॉजिटिव स्टेट में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब एक्सेप्ट करने के बाद Fe ट्राई पॉजिटिव Fe डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा. फिर इलेक्ट्रॉन
डोनेट कर देगा तो फिर से Fe ट्राई पॉजिटिव स्टेट में आ जाएगा। यानी साइटोक्रोम जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली Fe ट्राई पॉजिटिव और Fe डाई पॉजिटिव के दरमियान ऑसिलेट होते रहते हैं। ओके, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर it activate catalase enzyme, most important thing. Catalase enzyme is activated by iron and is essential for the formation of chlorophyll. क्लोरोफिल का जब फॉर्मेशन होता है तब आयरन लगेगा, लेकिन क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में आयरन नहीं होता है, यह बात ध्यान में रखिएगा। इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल आयरन इज नॉट प्रेजेंट, ओनली इट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोफिल molecules. Okay, now come to the next slide. Manganese, zinc, copper, boron, molybdenum, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। अब हम देखते हैं कि इनके बारे में क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैग्नीज, दैट इज Mn डाइवेलेंट। मैग्नीज कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? तो इट इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ मैग्नस आयन, Mn डाई पॉजिटिव। रोल क्या क्या है मैग्जीन के, अब देखते हैं। इट एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, यानी लाइट और डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के एंजाइम को एक्टिवेट करता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है। तो मैग्नीज एक्टिवेट द एंजाइम्स which are required in photosynthesis, respiration and nitrogen metabolism. The best defined function, यानी सबसे important function नाइट्रोजन का, best defined function of manganese is in the splitting of water during photosynthesis. तो photosynthesis के दौरान PS2 मॉलिक्यूल जब वाटर का स्प्लिटिंग करता है तो किसकी जरूरत होती है? मैग्नीज की। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज वाटर गेट स्प्लिटेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गेट लिबरेट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ गैस। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक एलिमेंट इज जिंक। सो जिंक इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ Zn डाइवेलेंट। इट एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम्स। जिंक का फंक्शन क्या है कि ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। सभी एंजाइम के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्पेशली कैटाबोलेजेस लिखा है तो कार्बोक्सिलेजेस एंजाइम जो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो कार्बोक्सिलेजेस को एक्टिवेट करता है जिंक। आल्सो नीडेड इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार कर देता हूं यहां पर, ये क्वेश्चन पूछता है। फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन which inorganic element is required? याद रखना आपको कि जिंक इज रिक्वायर्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट इज कॉपर। इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट इन विच फॉर्म? फॉर्म को याद रखना है बच्चों अच्छी तरह से। सो कॉपर इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ क्यूप्रिक आयन, Cu डाई पॉजिटिव, इसेंशियल फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है, चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो या एनाबॉलिज्म हो, कंप्लीट मेटाबॉलिज्म के लिए कॉपर रिस्पॉन्सिबल है। आयरन की तरह, लाइक आयरन, इट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन एंजाइम्स एज अ कोफैक्टर इन्वॉल्व्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन एंड रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म Cu प्लस Cu डाई प्लस। ओके, नेक्स्ट इज बोरॉन micronutrient is absorbed by the plant in two forms, BO3 trinegative or B4O7 dinegative. These are the form in which boron is absorbed by the plant through the root. Boron require कहां पर होता है? Boron is required for uptake and utilization of calcium. ये है एसोसिएटिव फंक्शन, यानी एक एलिमेंट एब्जॉर्ब करने के लिए दूसरा एलिमेंट जरूरी होता है, तो इसे एसोसिएटिव एब्सॉर्प्शन कहते हैं। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए बोरॉन जरूरी है, सो बोरॉन इज एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ कैल्शियम। ओके, विदाउट बोरॉन कैल्शियम कुड नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। बोरॉन is also involved in membrane functioning
पोलन जर्मिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे डिपॉजिट होता है तो स्टिग्मा बोरॉन और सुक्रोज सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जिससे पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा। नेक्स्ट फंक्शन इज सेल इलोंगेशन। रूट का स्ट्रक्चर जब आप लोग देखते हैं प्राइमरी टैप रूट, तो दिस इज रूट कैप, सेकंड इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी which is smallest region, and then region of elongation. In this region of elongation, cells undergo vacuolation and get enlarged. So elongation of cell is also function of boron. Cell differentiation and carbohydrate translocation. कार्बोहाइड्रेट एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, खासतौर से लीफ टू रूट थ्रू द सीव ट्यूब्स ऑफ द फ्लेम। सो कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए भी क्या लगेगा आपको? बोरॉन। नेक्स्ट इज मोलिब्डेनम। इट इज एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इन विच फॉर्म? सो मोलिब्डेनम इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ MO मीन्स मोलिब्डेनम O2 डाई पॉजिटिव। याद रख लेना है, आपके दिमाग में पिक्चर ले लेनी की है ये एलिमेंट के फॉर्म्स की, सभी एलिमेंट के फॉर्म्स की। It is a component of several enzymes including nitrogenase and nitrate reductase. अभी इसी चैप्टर में आगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है, उसमें हम देखेंगे नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म यानी नाइट्रोजन का फिक्सेशन और रिडक्शन किस तरह से होता है। तो वहां पे ये दो नाम आएंगे, नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। सो बोथ ऑफ दिस टू एंजाइम पार्टिसिपेट्स इन nitrogen metabolism, and these two enzymes nitrogenase and nitrogen reductase are activated by molybdenum. Last one is chlorine. देखिए मैं आपको पोटेशियम आयन के समय ही बताया था कि क्लोरीन और पोटेशियम ये दोनों भी एलिमेंट का कॉमन फंक्शन होता है एनायन कैटायन बैलेंस करने का। तो देखते हैं, इट इज मींस क्लोरीन इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोरीन कौन से फॉर्म में ऑब्जर्व होता है? क्लोराइड आयन फॉर्म में, अलोंग विथ सोडियम एंड पोटेशियम। देखिए एक और नया नाम मिल गया हमको, सोडियम। क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, ये तीन, यानी लिखा हुआ क्या है कि क्लोरीन अलोंग विथ सोडियम एंड पोटेशियम। इट हेल्प टू डिटरमाइनिंग द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एंड एनायन कैटायन बैलेंस इन द सेल. It is essential for water splitting reaction. Chlorine is also required and manganese is also required for splitting of water in photosynthesis light reaction, which is brought about by PS2, photosystem 2. A reaction that leads oxygen evolution. फिर photolysis के बाद में या splitting of water के बाद क्या होगा कि ऑक्सीजन evaporate हो जाएगा. So this is all about the role of nutrients. Next thing is deficiency symptoms of essential element. तो deficiency symptoms और इसके बाद में toxicity symptoms आएंगे। This topic, ये सब टॉपिक हम कल के लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।